नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साल की पहली T20 सीरीज की, जहां पर भारतीय टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। इस पूरी सीरीज का आज पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के बाद हमने क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ खोया है। साथ ही एक ऐसे खिलाड़ी की भी बात करेंगे जो मैदान पर सुनामी बनकर इन दिनों आ रहा है, और जब वो मैदान पर आता है तो फिर गेंदबाज बचने के लिए मैदान पर कोने की तलाश करते हैं, क्योंकि हर गेंद पर हिट करना, स्ट्राइक रेट 250 के ऊपर होना, ये कोई आम बात नहीं है। एक खास खिलाड़ी के बारे में भी बातचीत करेंगे जिसकी बल्लेबाजी मुंबई के मैदान पर एक ऐसे शख्सियत ने देखी जो सालों साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, और शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसी बल्लेबाजी वो विटनेस करेंगे, जहां पर सिर्फ और चौकों और छक्कों में बात की जा रही हो और गेंदबाज के पास बचने का मौका शायद 1% भी ना रहता हो। अयाज मेमन हमारे साथ है, मुंबई से इस समय जुड़ रहे हैं। और अयाज सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुंबई आप रहते हैं क्योंकि समंदर का किनारा है, और समंदर में जब भी तूफान आता है तो वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि आप किनारे हो जाएं और बीच से दूर हो जाएं, क्योंकि तूफान आने वाला है। क्या आने वाले दिनों में क्रिकेट के मैदान पर भी यही कहा जाएगा कि अभिषेक शर्मा आने वाले हैं, आप मैदान से बच के और बहुत ही सतर्क होकर बैठे, कभी भी कहीं पर भी बॉल आ सकती है। राजीव, मेरे ख्याल से तूफान आ गया है। जिस तरह से बैटिंग की अभिषेक ने कल अगेंस्ट इंग्लैंड वानखेड़े में, बहुत कम ऐसा देखने मिला है। अगर आप कुछ तुलना करना चाहे, कुछ कंपैरिजन करनी चाहे, तो युवराज सिंह से कर सकते हैं, जब उन्होंने 6 छक्के लगाए थे अगेंस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जी। 2007 के वर्ल्ड कप में। और इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या कोइंसिडेंस है शायद, कि अभिषेक शर्मा की मेंटर भी जो है वो युवराज सिंह ही है। जो हम्म। बैट का जो एक बैक स्विंग है और फिर फॉलो थ्रू है, उसमें पूरी निशानी युवराज सिंह की आती है, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडर भी है। और जो पावर है उनके पास, जो सेंस ऑफ टाइमिंग है, और जो लंबे हिट लगाना, यानी हम्म। बहुत बहुत से लोग मानते हैं कि आप इतना अगर आप लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे तो हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड ये दोनों साथ में चलते हैं। और अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में, श्रृंखला में बताया है कि वो उनके पास वो सारे औजार है जो चाहिए T20 में मैच जीतने के लिए। अया सर, आपको लग रहा है ब्रायन लारा की भी थोड़ी झलक लगती है? जब पिछले मैच में उन्होंने रन बनाया था तो उनका कहना था कि मेंटोरशिप की लारा ने SRH के लिए, और वहां से उनको बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि आपने हाई बैकलिफ्ट का जिक्र किया, क्या हाई बैकलिफ्ट और एक फियरलेस अंदाज में क्रिकेट खेलना अभिषेक शर्मा को बाकी लोगों से अलग खड़ा कर रहा बेशक, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन लाया ब्रायन लारा से, क्योंकि युवराज सिंह जो है अभिषेक से थोड़े हट्टे कट्टे है, है? जी। थोड़े ऊंचे हैं, थोड़ा शरीर में जो है उनका बदन 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 जो है वो भारी है। ब्रायन लारा जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे हमने देखा है उनको खेलते हुए 20 20 साल तक। अभिषेक शर्मा में भी कुछ वही फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि स्ट्रोक्स में एडजस्ट करने के लिए उनके पास मौके ज्यादा है, और उनके पास एबिलिटी भी ज्यादा नजर आती है अब तक के। और देखिए, ओपनिंग मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना एक बात होती है, ओपनिंग करना अलग बात है। और वो टेम्पो, आप जो पहले ओवर से जो शुरू करते हैं, वही टेम्पो को बरकरार रखना लगभग 17 18 19वें ओवर तक, ना सिर्फ बरकरार रखना बल्कि उससे यानी आगे लेते लेके जाना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही खास बात मुझे लगी अभिषेक शर्मा में। और कहीं ऐसा नहीं लगा कि एक एक या दो मिस हिट हो गए तो वो घबरा गए, सिमटा सिम, सिम, यू नो के टेंशन में आ गए, वैसा नहीं है। बिल्कुल फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकल रहे हैं राइट थ्रू द इनिंग्स। अया सर, क्योंकि आप सालों साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, जो कुछ मुंबई में कल आपने देखा, आप ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे थे कभी कि हिंदुस्तान के बैट्समैन इस तरह की बैटिंग करेंगे? और जिस अंदाज में T20 फॉर्मेट खेला जा रहा है वर्ल्ड कप के बाद से, वो कितना सरप्राइज कर रहा है, या लग रहा है आपको कि डिमांड है आज के मौजूदा दौर के T20 फॉर्मेट की? देखिए, डिमांड तो है, और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने ये इस चीज को समझ लिया है और अडेप्ट और एडजस्ट कर लिया है। तो जैसे कि देखिए, एक फिनोमिनन हमारे सामने आया 2 3 साल पहले, वो थे सूर्य कुमार यादव। 7 8 9 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था किस तरह से बैटिंग वो T20 में करेंगे। हम्म। लेकिन उन्होंने बताया, उनका उनके खेल जो है पूरा इम्प्रोवाइजेशन पे है। अभिषेक शर्मा का जो है इतना ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन पे नहीं जितना क्लीन हिटिंग पे है। सेंस ऑफ टाइमिंग, लेंथ को जल्द से जल्द जज कर लेना, और फिर गैप्स निकालना फील्ड में। और कभी तो गैप्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फील्ड को हम्म। क्लियर करते हैं। तो ये मुझे लगता है। और एक जो एटीट्यूडल चेंज वो रोहित शर्मा ने भी दिखाया T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले ODI वर्ल्ड कप में। तो ये जो है एक माहौल, एक कल्चर जो है इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
इन T20 क्रिकेट जो हमने देखा है, और बड़ा कॉन्ट्रास्ट है वो टेस्ट क्रिकेट से। जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट इंडिया खेली है हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पर T20 में जब मैदान पर उतर रही टीम, इस सीरीज में भी 5 मैच में अगर देखें आप 4-1 रिजल्ट देखेंगे, ऐसा लगेगा वन साइडेड सीरीज थी, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरे ख्याल से 2 या 3 मैच में तो मैच बुरी तरह फंस गई थी, लेकिन एक मैच में जैसे हमने देखा कि अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंट परफॉर्म किए, तिलक वर्मा जो है उन्होंने एक मैच में इंडिया को बचाया बैटिंग करते हुए, हार्दिक पांड्या का योगदान, वरुण चक्रवर्ती का योगदान। तो मेरे ख्याल से जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, और नॉन स्टॉप एक ही अप्रोच है कि अग्रेसिवली आप आक्रामक अंदाज से खेलें और मैच जीते। क्योंकि इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर चल रहा है सर, कि अब सीनियर क्रिकेटर्स के जाने का वक्त आ रहा है और युवा क्रिकेटर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। क्या अभिषेक शर्मा को आप सबसे ऊपर रखेंगे, जहां पर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे बैट्समैन हैं? अभिषेक शर्मा ने क्या एक अलग तरीके का इम्पैक्ट छोड़ दिया है आया सर? देखिए, बेशक थोड़ा है, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस T20 सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड, उससे पहले हमने पिछले साल आईपीएल में भी देखा, और वहीं से एक झलक मिली कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। अंडर 19 के प्लेयर है, सब जानते हैं कि टैलेंटेड है, और जितने आपने नाम लिए, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ये सब जो है अंडर 19 के पाइपलाइन से आए हैं इंडियन क्रिकेट में। जहां तक मुझे लगता है कि मैं अभी फिलहाल अभी भी मैं कहूंगा यशस्वी जायसवाल को नंबर 1 पे रखूंगा इन सब टैलेंट जी। इन प्लेयर्स में, ऋषभ पंत के अलावा, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में उनका जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी, घरेलू मैचेस में भी, वेस्ट इंडीज में भी। तो आई वुड से अभिषेक शर्मा क्या ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, लेकिन वी अब तो इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए कि वो टेस्ट टीम तक आ सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे जो हैरानगी हुई है कि ना अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा, दोनों भी चैंपियनशिप के स्क्वाड में भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भले आपके प्लेइंग 11 में ना हो, लेकिन अगर आपके स्क्वाड में जब आ जाते हैं ना, इंडिया स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, तो एक दर्जा ऊपर चले जाते हैं आप, और प्लेयर्स का भी जो है वो मनोबल बढ़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से जल्द ये हम बदलाव देखेंगे। ऑल 3 फॉर्मेट्स खेल पाएंगे या नहीं, या खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं, विल हैव टू वेट एंड सी। लेकिन एक एक बड़े ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ सर, ये लग रहा है आपको? वन ऑफ द बिगेस्ट देखिए ब्रांड। मेरे, यस, बेशक मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो हमारे बड़े ब्रांड जो आप जैसे ब्रांड कह रहे हैं, या बड़े प्लेयर्स जो होंगे जो पूरी दुनिया का अटेंशन जीत लेंगे, उनमें यशस्वी जायसवाल तो है ही। जी। मैं जसप्रीत बुमराह की बात नहीं करूंगा, वो अब अव्वल नंबर के ब्रांड है इंडियन क्रिकेट में। जी। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल है, उनके बाद ऋषभ पंत है, कंसिस्टेंसी में यशस्वी जायसवाल आगे है। ऋषभ पंत जो है हरफन मौला खिलाड़ी है, वो कहीं से भी कोई भी मैच जिता सकते हैं, और उसमें आप अभिषेक शर्मा को अब इंक्लूड करना शुरू कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस खेलना शुरू किया है उन्होंने। और चौथे प्लेयर भी जो है शुभमन गिल, जो थोड़ी सी उनकी गाड़ी अटक गई है, लेकिन 4 प्लेयर्स अगर आप देखें, 4 बैट्समैन जो 25-26 साल के हैं या थोड़े से कम है उससे, वो बताता है कि इंडियन क्रिकेट में बैटिंग टैलेंट कितना मजबूत है। जी। अच्छा सर, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, इस पूरी सीरीज पे आगे बात करें उससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी में आप थोड़े सरप्राइज है, वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं है, इससे पहले बहुत नाम चल रहा था। बट कई एक्सपर्ट्स का जो 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 उनको जानते हैं, मैं उनसे बात करी तो कह रहे हैं वो 4 ओवर ठीक डालते हैं। 10 ओवर में उनकी फिटनेस, और शायद वो 10 ओवर की क्रिकेट के लिए तैयार नहीं। आप कैसे देखते हैं इतना बड़ा मैच विनर जिसने अकेले दम पे इस पूरी सीरीज में, अगर सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए रही है तो वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी। बेशक देखिए T20 में तो, और देखिए T20 में भी जब वो आए थे 4-5 साल पहले, तो फिर ऐसे लगा कि ये मैच विनर है, मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन फिर उनको टीम से बाहर जाना पड़ा, फिर कमबैक किया। ये कमबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। उन्होंने उन्होंने अपनी बॉलिंग को भी सुधारा है, यानी कि कंसिस्टेंसी में, और फिटनेस को भी इंप्रूव किया है। लेकिन जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि T20 में आप 4 ओवर खेलते हैं, और मेरी शिकायत ये होती है जो बॉलर्स है, खास करके हमारे प्योर बॉलर्स, कि उनकी फील्डिंग जो है अगर थोड़ी सी हल्की रही, और बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो आजकल तो ये दौर है कि आप अगर बैटिंग बल्ला जो है, आप नंबर 11 के भी बैट्समैन हो, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप 8-10-12 रन बना सकते हैं। अगर वो हम्म। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के पास ना भूले कि ऑलराउंडर्स भी बहुत है। आप हम्म। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा T20 से अब रिटायर हो गए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो दावा रखते हैं कि वो ऑलराउंडर्स है। फिर आप हम्म। देख लें, जो दूसरे जो गेंदबाज है,
अगर वो फील्डिंग में थोड़ा हल्कापन आ जाता है तो कंपटीशन की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करने की जरूरत है समबडी लाइक वरुण चक्रवर्ती, कि वो दोनों डिपार्टमेंट फील्डिंग एंड बैटिंग में इंप्रूवमेंट लाए। क्योंकि 50 ओवर की ये मैच जो होती है ना, जैसे आपने कहा कि 4 ओवर के बाद आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फील्ड में कहीं छुपाना पड़े कि हाँ। आप रन लीक कर देंगे एज अ फील्डर, या बैटिंग में आपको ऐसा है कि सिर्फ नंबर 11 या 10 पे रखे हैं और सब दुआ कर रहे हैं कि आपकी बैटिंग आए नहीं। तो वो 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 सिचुएशन नहीं पैदा हो, इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है ऐसे प्लेयर्स को। चलिए सीरीज पे आगे बात करें, क्योंकि पांचों मैच का एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा हुआ आया सर पुणे में, उसमें भी एक रिएक्शन आपका जरूरी है। जो कंकशन पे जो रूल पे जिस तरह से हर्षित राणा को लाया गया, और जितना रूल मैं समझ पा रहा हूँ उसमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं हर्षित राणा को जो मैदान पे लाया गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा, वो चाहे सनी भाई हो, अश्विन का भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कम से कम हर्षित राणा तो नहीं थे। बेशक मैं अग्रीमेंट में हूँ, सनी ने जो कहा है और अश्विन ने भी कहा है। अश्विन ने बल्कि एक स्टेप आगे कहा है, उन्होंने तो ये कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है उन्होंने उन्होंने कि ये डोमेस्टिक मैच नहीं, ये कोई आईपीएल मैच नहीं है, ये इंटरनेशनल मैच है। और आप एग्जैक्टली। इंटरनेशनल मैच में इस तरह का अगर सिस्टम लाएंगे कि लाइक टू लाइक नहीं है फिर भी आपने रिप्लेसमेंट दे दिया, तो एक मुद्दा खड़ा हो जाता है, और ये हुआ। ये तो आप 4-1 रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एकदम वन साइडेड, एक तरफा हो गया सीरीज। लेकिन अगर वो मैच पुणे में इंग्लैंड जीत जाती है और डिसाइडर पे जाती बात, तो सिचुएशन इक्वेशन बहुत बदलाव आ जाता है। बदल जाता मुझे है। लगता है एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है जो आईसीसी को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, जो टेक्निकल कमेटी की लाइक फॉर लाइक जो है। आप एक मैच हुई थी, मुझे कौन सा year था याद नहीं आ रहा है, लेकिन युजवेंद्र चहल ने रविंद्र जडेजा रिप्लेस किया था। रविंद्र जडेजा, हालांकि दोनों स्पिनर्स थे, लेकिन लाइक फॉर लाइक थे या नहीं, उस बार उस वक्त भी थोड़ा सा बवाल हुआ था। जी। क्योंकि युजवेंद्र चहल ने जाके मैच जिता दिया था। यहाँ पर आप शिवम दुबे जो है मेन बॉलर आपके है नहीं, फ्रंट लाइन बॉलर है नहीं। आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक के ऑलराउंडर में गिनती होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक दो ओवर डाल लेते हैं, पर अदरवाइज वो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, नंबर 6 तक आते हैं, नंबर 7 तक। और हर्षित राणा जो है वो प्योर बॉलर है। अब ये ग्रे एरिया कहाँ पर आ गया है कि अगर आप T20 में देखें तो हर किसी से उम्मीद की जाती है, जैसा मैंने वरुण के बारे में बात किया, चक्रवर्ती के बारे में, या आप सिराज के बारे में ले ले, या शमी के बारे में ले ले, कि अगर आप टीम में आते हैं तो आपसे ये उम्मीद होती है कि आप थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेंगे। तो आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई लेकिन सर कहा टी जा रहा है कि ट्वेंटी में हर रमनदीप कोई जो सिंह है वो, स्क्वाड में थे, तो आइडियली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रमनदीप सिंह थे। बिल्कुल, बेशक मेरे ख्याल से वही होना चाहिए था। और यहाँ पर एक्चुअली मेरे ख्याल से जो है जजमेंट, मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ का वो जजमेंट जो है वो थोड़ा सा बहक गया था। और ये मेरे ख्याल से इसको एड्रेस करना पड़ेगा, जी। इसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कभी ऑफिशियल कंप्लेंट्स होती है, कभी नहीं होती। आप यही सोच ले, ये ऐसी कोई चीज हो जाए T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर क्या करेंगे आप? जी। तो बड़ा चलिए, बड़ा मुद्दा बन जाए। बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बड़ा मुद्दा है मोहम्मद शमी को ना खिलाया जाना इनिशियली, और सिर्फ 2 मैच खिलाया जाना भी रहा है सर। आपने क्योंकि मुंबई में उनकी गेंदबाजी देखी, 3 विकेट भी उन्होंने लिए। कितना रिदम में नजर आ रहे हैं शमी, और शमी का फिट रहना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना जरूरी है? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये भी सवाल हो रहा है कि बुमराह खेलेंगे या नहीं, या जी। पहले 2 मैचेस में खेलते हैं, या कब शुरू से खेलते हैं या नहीं। तो ये देखना होगा कि, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत मजबूत हो जाती है इंडिया की बॉलिंग अटैक इन ओडीआईज। शमी का मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिक्स बैग रहा है। शुरुआत में कुछ था, विकेट नहीं मिली पहली मैच जो खेले इस श्रृंखला में, पहले तो 2 मैचेस खेले ही नहीं, तो ऐसा लगा कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिर विकेट नहीं मिली, फिर आखिरी मैच में 3 विकेट मिली। मेरे ख्याल से देखें, इस वक्त वानखेड़े में तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास कोई चारा नहीं था, तो आप कह सकते कि 3 विकेट्स बिकॉज वो चांस ले रहे थे तो मिल गया, वो ठीक है। लेकिन विकेट्स लेने से एक आपका कॉन्फिडेंस बनता है मोहम्मद शमी का, और मैदान पे रहने से, अगर आप ओवर्स डालते हैं, मैदान पे उतरे हैं, तो प्लेइंग कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते जाता है। मेरे ख्याल से इस इस पहलू से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि शमी खेले और कुछ विकेट्स भी उनको मिले। अब आगे देखना है कि ओडीआई मैचेस में क्या करते हैं वो। एक तरफ जहां भारतीय टीम मैचेस जीती है, 4 मैच जीती है आईएसएल, लेकिन प्रॉब्लम थी संजू सैमसन का लगातार 5वीं बार शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे आउट होना, यानी पांचों मैच में एक जैसे आउट हुए। सूर्य कुमार यादव को ऑलमोस्ट इंग्लैंड गेंदबाजों ने क्रैक कर लिया था कि उनको कहाँ पे आउट करना है। थोड़ा वरिंग फैक्टर था बस संजू का फॉर्म और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म इस सीरीज में। वॉरिंग फैक्टर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स के लिए ऑप्शन बहुत है हमारे पास। अच्छा। फिलहाल जो है अगर आप देखें टैलेंट, जैसा मैंने कहा, इतना भरपूर है कि
परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात उन दो प्लेयर्स के लिए है, खास करके संजू सैमसन, क्योंकि 8-9 साल से खेल रहे, कोई ऐसा नहीं है इंडिया में या ओवरसीज में जो उनसे खेला है फॉर और अगेंस्ट, उनके साथ या उनके अगेंस्ट, वो ये कहेगा कि उनके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट बहुत जबरदस्त है, लेकिन टैलेंट को आप किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, और क्योंकि इतना कंपटीशन है, क्योंकि आप इंटरनेशनल चांसेस आपको मिल रहे हैं, तो आप यू हैव टू मेक इट काउंट। आप अगर 2 मैच अच्छा खेलते हैं और फिर 6 मैच अच्छा नहीं खेलते हैं, तो वो इम्बैलेंस जो है मेरे ख्याल से संजू सैमसन को अफेक्ट कर रहा है। विकेट कीपिंग में भी देखिए आप कितने ऑप्शंस है विकेट कीपर बैट्समैन में। तो संजू सैमसन मेरे ख्याल से, एक तो ये है कि अप्रोच मेरे ख्याल से पूरी सीरीज में उनको खिलाया इस वजह से कि आप चाहते हैं कि वो अच्छा करे, हम्म। ये मौका आप देना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव का तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक आप कह सकते हैं राजीव के लॉ ऑफ एवरेज ने उनको पकड़ लिया है, क्योंकि 2 साल से वो जो कर रहे थे उसमें सफल रह रहे थे, अब वो जो कर रहे हैं उसमें असफल रह रहे हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन जो है वो उनकी गेम है। लेकिन इस बार जो है हर कोई जो ओपोनेंट है वो आपको वीडियो पे ट्रैकिंग करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएगा, बोलर्स करेंगे वगैरह वगैरह, ये तो होना ही है। आपको उसके आगे बढ़ के उसको काउंटर करना है, वो इस सीरीज में तो एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव नहीं कर पाए। अब ये है कि ना वो ओडीआई टीम में है ना टेस्ट टीम में है, तो T20 में अगर उनका उनकी अटेंशन है, उनकी तवज्जो है, तो ही हैज टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, और वो कैप्टन भी है। तो कैप्टनसी से अगर आप देखें तो 4-1 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, लेकिन स्कोर जो है बहुत हल्के आए इस सीरीज में। सर इस बात को लेकर कितना सहमत है? पूरी पांचों सीरीज हमने देखा एक फास्ट बॉलर खिलाया गया, हार्दिक पांड्या सेकंड सीमर के तौर पे। अब बायलेटरल सीरीज को तो आप एक आईसीसी टूर्नामेंट की तैयारी के तौर पे देख सकते हैं। ऐसे में क्या रीजन आप देख रहे हैं कि गौतम गंभीर ने पहले मैच में 3 स्पिनर, बाकी जो चारों मैच खेले उसमें 4-4 स्पिनर खिला दिए? आइडियली क्या आपको लग रहा है कि हमको वही कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए जिससे हम बड़े टूर्नामेंट्स में जाएं? प्रायोरिटी क्या लगी आपको, बायलेटरल सीरीज जीतना प्रायोरिटी लगी या आप तैयारी करना एक प्रायोरिटी लगी आपको? मुझे लगा यहाँ पर पहले पहली प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी थी कि ये सीरीज आप जीते, और हम्म। कुछ हद तक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हारे हुए टेस्ट मैचेस में है भले ही, लेकिन एक ये है कि इंडिया में जब जो दर्शक है, जो फैंस है, वो चाहते नहीं है कि टीम हारते रहे, तो हम्म। बायलैटरल सीरीज भी हो तो जीतना है, और इसी वजह से स्पिन का जो है वार किया इंडिया ने। हार्दिक पांड्या तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है ही T20 में, और एक मुझे शिकायत है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है। हम्म। आप इंजरी की अगर बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट लाए। आप सोचें कि विश्व में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तीन बिल्कुल। मीन गिनती पे आप गिन सकते। बेन स्टोक्स ने बॉलिंग लगभग बंद कर दी है, एक मार्को यानसन को छोड़ के, साउथ अफ्रीका के जो है, और वो इस कैलिबर के नहीं है। साउथ हाँ। अफ्रीकन पिचेस पे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, ओवरसीज नहीं। और फिर बचे पैट कमिंस, जो धीरे धीरे एक्चुअली ऑलराउंडर बन गए, क्योंकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, हम्म। बॉलर तो है ही अव्वल दर्जे के। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं इंडिया के लिए, अब वो है कि वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, फिटनेस मैनेजमेंट करना है। ये तो ये सब मुद्दे जो है ना राजीव, आप जानते हो कि पिछले 4-5 साल में उठे हैं। हम्म। पहले 20 साल 25 साल पहले कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं करता था, वो कहते थे कि भाई बिल्कुल। हमें मैच खिलाइए, रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल। तो चलिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जिक्र आपने किया, अच्छा है कमबैक तो उन्होंने किया। इंग्लैंड की टीम आया सर, क्या अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेली? क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट साइड मानी जाती है T20 फॉर्मेट की। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड के खासतौर से बैट्समैन हो, लिविंगस्टोन हो, ब्रूक्स हो, ये सारे बिल्कुल एक्सपोज हो गए इस सीरीज में? या देखिए मेरे ख्याल से उनकी टीम जो है पूरी डिपेंड हो गई थी जॉस बटलर पे। अगर वो हम्म। चलते हैं एज अ कैप्टन ऑल्सो एंड एज अ बैट्समैन, अगर जॉस बटलर का बल्ला नहीं चलता तो वो टीम बहुत परेशानी में आ जाती थी। शुरुआत के जो प्लेयर्स हैं, बेन डकेट जो है कंसिस्टेंट नहीं रहे, हैरी ब्रुक जिनका बहुत बहुत चर्चा में है, वन ऑफ द बेस्ट यंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। फिल सॉल्ट जो है, जो T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वो भी इक्का दुक्का एक मेरे ख्याल से हाफ सेंचुरी बनाई, ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट रहे होंगे लियम लिविंगस्टन, जो बड़े हम्म। स्ट्रॉन्ग फिनिशर माने जाते हैं, बड़े लंबे हिट मारने वाले प्लेयर, लेकिन यहाँ पर स्पिन के खिलाफ तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए वो। तो और जोफ्रा आर्चर, मैं मानता हूँ एक्चुअली गेंदबाजी उन्होंने इतनी बुरी नहीं की, जी। बल्कि बैटिंग जो है अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, जिस तरह से उन्होंने उनको काउंटर किया, उस वजह से इंग्लैंड जो है बैकफुट पे आ गई है। उनके पास बचा एक बॉलर आदिल रशीद, जो 4 मैचेस में तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 5वें मैच में अभिषेक शर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ा दी।
चलिए, तो इंग्लैंड क्योंकि T20 सीरीज हार गया है, अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी की अगर बात करें सर, वो आप उसको कैसे देख रहे हैं? वो चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है, उनका कितना बड़ा रोल आप चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको अपने आप को प्रूव करना है ओडीआई क्रिकेट में। जी हाँ, देखिए ओडीआई क्रिकेट का एक चैलेंज है। अर्शदीप, मैं कहीं पढ़ रहा था उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा मुझे तीनों फॉर्मेट खेलना है। तो ये हम्म। एम्बिशन जो है, ख्वाहिश जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। T20 में तो मेरे ख्याल से अब नंबर वन बॉलर बन गए इंडिया के। हाँ। और ओडीआई का खेलने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा चॉइस है। क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अगर बुमराह और शमी दोनों ही खेलते तो भी, अगर पिचेस में कुछ ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजों को सहायता मिलेगी, तो थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। हम्म। लेकिन अब जो है, यहाँ से चैलेंजेस और बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर कंपटीशन ना सिर्फ सामने वाली ओपोजिंग टीम से है, लेकिन कंपटीशन आपको अपने प्लेयर्स से भी है जो इंडिया में हम्म। खेल रहे हैं, जो सब चाह रहे हैं कि आप स्क्वाड में आए। तो बहुत जरूरी है स्क्वाड में आने के बाद आप विकेट लें और कंसिस्टेंटली विकेट लें। सर, आखिरी दो सवाल। एक तो T20 सीरीज इंग्लैंड हार गई है, इसका कितना असर आप ओडीआई सीरीज पे देख रहे हैं? और ओडीआई सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिहाज से तीन मैचेस कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? दोनों ही सवाल देखिए, सवाल यह है कि इंग्लैंड का मोरल तो डाउन होगा, क्योंकि बुरी तरह से अल्टीमेटली 4-1 से हारी है टीम। हम्म। कहीं ना कहीं लेकिन झलक थी एक कि वो अपसेट कर सकती है इंडिया को। तो उससे बचना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि 3 मैच की सीरीज है। आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, तो ये होगी ऑब्जेक्टिव आपकी, ये होगा आपका जो कि प्रायोरिटी ये होगी कि किसी भी तरह आप सीरीज जीत के जाए। अगर आप हम्म। तीनों व्हाइट वॉश करते हैं, तीनों मैचेस जीत के आते हैं, तो आपका मोरल और हाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप हार के जाते हैं सीरीज, तो फिर टीम थोड़ी सी बैकफुट पे रहेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 मैचेस में द फॉर्म। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हम्म। रणजी ट्रॉफी में कुछ खास नहीं कर पाए, बट रेड बॉल व्हाइट बॉल में फर्क पड़ता है। और दोनों ही प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ रन्स उनके पीछे हो जब वो हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी में जब जाते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है टीम का, ना सिर्फ उनका, लेकिन टीम का कॉन्फिडेंस भी अगर ऊपर हो जाएगा अगर ये दोनों रन्स बनाते हैं। हम्म। ऐसा क्योंकि चलते थे आखिरी सवाल। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में फेल हो गए, रोहित शर्मा समेत तमाम दिग्गज, मतलब रविंद्र जडेजा को छोड़ दें और शुभमन गिल की सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी छोड़ दें, तो ऑलमोस्ट सारे सुपरस्टार फेल हुए। अच्छी बात ये रही कि सबने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, खराब बात ये रही कि सारे फेल हो गए। कैसे आप देख रहे हैं जो इनिशिएटिव लिया गया और उस इनिशिएटिव में जो हमारे सुपरस्टार्स फ्लॉप हुए? देखिए, फेल हुए स्पोर्ट है। सक्सेस, कहीं आप सफल रहेंगे, कहीं असफल रहेंगे। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक प्रायोरिटी दें आप डोमेस्टिक क्रिकेट को, खास करके रणजी ट्रॉफी वगैरह जो है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नहीं इतना पोरली परफॉर्म करते, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन हम्म। अब आ गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बताया। देखें, जम्मू एंड कश्मीर ने मुंबई को हराया, रेलवेज ने दिल्ली को जो है काफी हद तक फंसाया था मैच में। हम्म। तो ये बताता है कि जो सामने यंग टैलेंट दूसरे टीम्स में है, अगर आप बड़े प्लेयर्स खेलते हैं तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। जिस बॉलर ने हम्म। रोहित की विकेट ली या विराट की विकेट ली, आप सोचिए उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। और हाँ। उनको देखते हुए और जो यंग क्रिकेटर्स है वो भी सोचेंगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये है सवाल कि एक सीजन तो आप कर लिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से हार के आए और न्यूजीलैंड से हारे हुए थे। लेकिन क्या नेक्स्ट सीजन भी यही रहेगा सिस्टम, और उसके आने वाले सालों में? मेरे ख्याल से ये एक पॉलिसी बनानी चाहिए बीसीसीआई को, कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस जो बड़े से बड़े हम्म। प्लेयर, सब प्लेयर्स जो है उनको खेलना चाहिए। मैं एक फिगर ऐसे ही देता हूँ कि आप पूरे हम्म। सीजन में 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लें। डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल भी है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, रेड बॉल क्रिकेट की बात हम्म। करता हूँ। तो उसमें 2 मैचेस रणजी हो सकते हैं, एक दुलीप हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी हो। लेकिन 3 मैचेस अगर आप खेलते हैं, पार्टिसिपेशन जो रहता है, उससे मेरे ख्याल से फायदा है डोमेस्टिक क्रिकेट को, बाकी जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको भी, और जो प्लेयर खुद है बड़ा स्टार उसके लिए भी। अच्छा सर, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी हम लगातार चैंपियन मेरे दूसरी बार। कैसे आप देख रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट जिस तरह से राइज कर रही है? वुमेन्स क्रिकेट तो मेरे ख्याल से बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप जी। देख रहे हैं तो देखिए, हमारे लिए जो हमारी सीनियर वुमेन्स टीम है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को साइड पे कर देना, तो हम सब टीम को हरा रहे हैं। एक हाँ। ऑस्ट्रेलिया जो है बड़ा हर्डल बन गया है इंडिया के लिए। वो T20 हो या ओडीआई हो या जो भी 5 डे जो टेस्ट मैच जो उनके होते हैं, जो भी है, तो एक हर्डल बड़ा है। जैसा कि मेंस मेंस सिचुएशन में भी यही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा जो सामना है इंडिया का, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। लेकिन अंडर 19 में भी जो टैलेंट उभर रहा है और जो चैंपियनशिप जीत रहे हैं, हम आईसीसी टूर्नामेंट जीत रहे हैं, ये बता रहा है कि
कितना फैलाव है अब विमेन्स क्रिकेट में। पहले ऐसा लग रहा था कि आपके पास टीम, इंडियन विमेन्स टीम में रुचि तो है, लेकिन प्लेयर्स कहाँ हैं। अब भरपूर प्लेयर्स विमेन्स क्रिकेट में भी आ रहे हैं, उनका आईपीएल भी शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से जो पूरा क्रिकेट का अगर आप देख रहे हैं वो इकोसिस्टम, बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है इंडिया में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए, तमाम जिस तरह से विश्लेषण आपने किया इस पूरी सीरीज का, और जैसा कि आपने उम्मीद जताई कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारी के लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। विराट रोहित का रन बनाना बहुत जरूरी होगा इस सीरीज में, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं। और जिस तरह अय्यर सर ने एक सजेशन दिया, एक तो अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को आपको स्क्वाड में रखना चाहिए था, और दूसरा कि जब आप रणजी ट्रॉफी के लिए जो आपने शुरुआत की है, ये शुरुआत भर ना रह जाए। हर सीजन में एक प्रैक्टिकली इसको कम से कम 3 मैच कंपलसरी करना चाहिए हर खिलाड़ी के लिए, कि वो आके डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 मैच जरूर खेलें। अब आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया यार सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।